हाय एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो ट्रिपल एस आर्मी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने अमेजिंग से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। बेटा, हम लोग माइंड मैप के सबसे आखिरी लेक्चर की तरफ पहुंच गए हैं। चैप्टर का नाम है रेडियो एक्टिविटी। ये आपके सिलेबस का सबसे लास्ट चैप्टर है। इस माइंड मैप में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समराइज करने वाले हैं। सबसे पहला काम आप लोग को जो देखना है, क्या क्या पढ़ेंगे भाई हम लोग। एटम्स पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी का जो फेनोमेना है वो पढ़ेंगे, और साथ ही साथ न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस कोड को स्कैन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम पर जाकर सर्च करो फिजिक्स बाई शैलेंद्र सर। राइट। अब बात आई सर एटम क्या होता है। देखो भाई, किसी भी सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो माना जाता है कि दे आर मेड अप ऑफ एटम्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर के बने होते हैं। तो एटम काफी छोटा फंडामेंटल पार्ट होता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर का। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एलिमेंट which may or may not exist independently but always take part in a chemical reaction। यानी कि सबसे छोटी यूनिट किसी भी एलिमेंट की, सब्सटेंस की क्या होती है, दैट इज नोन एज एटम। और एटम इंडिपेंडेंट हो या ना हो लेकिन सभी केमिकल रिएक्शंस में पार्ट जरूर लेते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर मैं बात करूं तो बेटा, एटम के सेंटर पर एक न्यूक्लियस माना जाता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपने सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं, और थर्ड ऑर्बिट में इसी तरीके से 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रिवॉल्व कर सकते हैं। राइट। तो यहां पर यही चीज लिखा है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है जबकि बाहर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एटम्स आर मेड अप ऑफ द न्यूक्लियस वेयर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन रिसाइड while the electron revolve around the nucleus in the some specific orbits without radiating any energy outside। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, इनफैक्ट अपने जब स्टेशनरी ऑर्बिट में बेटा वो रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। ये कॉन्सेप्ट नील बोहर साहब ने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में, अपने स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। जबकि इसके पहले रदरफोर्ड साहब का मॉडल था, उसमें ये माना जा रहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, ये मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, तो ये हमेशा एनर्जी का रेडिएशन करेगा ही करेगा। लेकिन बोहर साहब ने बताया कि भाई साहब ऐसा नहीं होता है। फिर न्यूक्लियस के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। द सेंट्रल कोर ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। बेटा, एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो खोखला होता है, हॉलो होता है। एटम के सेंटर पर एकदम कंसंट्रेटेड फॉर्म में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस की अपनी डेंसिटी बहुत 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 ज्यादा होती है, यानी लगभग 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आयरन की डेंसिटी से भी ज्यादा समझो न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है। एटम किसी भी एलिमेंट का हो लेकिन जो न्यूक्लियस होगा उसकी डेंसिटी सभी के लिए सेम होती है। फिर कह रहे हैं न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ द एटम हुज साइज इज ऑफ द ऑर्डर 10 to the power -15 मीटर टू 10 to the power -14 मीटर। तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है बेटा, वो एटम के कंपैरिजन में आप देखोगे तो लगभग 10,000 गुना छोटा होता है। एटम का साइज 10 की पावर -10 मीटर के रेंज में है, जबकि न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10 की पावर -14 या 10 की पावर-15 मीटर के रेंज में होता है। दैट इज 10 to the power -5 टू 10 to the power-4 टाइम्स द साइज ऑफ एटम। यानी कि एटम के कंपैरिजन में लगभग 10,000 या 1 लाख गुना छोटा होता है। डायमीटर के हिसाब से बता रहा हूं, 1 लाख गुना छोटा होता है कोई भी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। अब बताइए सर प्रोटॉन क्या है। प्रोटॉन जो है बेटा वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन का यहाँ पर आपको चार्ज दिया है, जिस सेम चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन में था उतना ही प्रोटॉन में भी होता है। ठीक है। इट्स मास इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर-27 किलोग्राम। ठीक। यहीं पर न्यूट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो चार्ज इसका 0 कूलम हो गया, और इसका जो मास है वो भी जो है 1.67 इंटू 10 की पावर-27 केजी होता है। दोनों का मास लगभग बराबर है, बट अगर एक्यूरेटली देखा जाएगा तो न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के रेस्ट मास से थोड़ा सा ज्यादा होता है। बहुत हल्का डिफरेंस है बट थोड़ा सा ज्यादा है। सर न्यूक्लियॉन्स क्या होता है बेटा, जिस तरीके से मेरे स्टूडेंट्स लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, कंबाइंड फॉर्म में उनको स्टूडेंट्स कहा जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं, इन्हीं को कंबाइंड फॉर्म में न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। सो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन कंबाइंड फॉर्म दे आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन सबसे पहली बात निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। उसका जो मास है वो 9.1 इंटू 10 की पावर-31 केजी होता है, और उसका जो चार्ज है बेटा वो माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर-19 होता है। राइट।
जे थॉमसन थे साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किया, is credited for the discovery of electron. He used to research on cathode ray tube technology in this discovery. यानी कि जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब आरटी, कैथोड रे ट्यूब, इसके थ्रू जो है उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किया था, ऐसा हम लोग मानते हैं। फिर आगे बात आई कंपैरिजन ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। देखो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव होता है। मास अगर मैं एएमयू में देखूं सर, एएमयू क्या है? दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट का मतलब होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का जो भी मास है डिवाइडेड बाई 12 कर दो तो 1 एएमयू कहते हैं। 1 एएमयू को अगर मैं आपको किलोग्राम में बता दूं, 1 एएमयू का मतलब होता है बेटा 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम के बराबर। तो आप लोग भी समझ पा रहे होंगे भाई, चाहे आपका प्रोटॉन हो न्यूट्रॉन हो, दोनों का जो मास है वो लगभग लगभग 1 एएमयू के बराबर होता है। चार्ज इसका +1 है, इसका 0 होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन का मास आप देखेंगे तो 0.0005486 एएमयू के बराबर है, यानी कि 1 से बहुत ज्यादा छोटा है आपके इलेक्ट्रॉन का मास, राइट। चार्ज उसका -1 है। कहाँ रहते हैं भैया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। कह रहे हैं नोट दैट द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज गिवन इन एटॉमिक मास यूनिट। तो ये ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन हैज मच स्मॉलर मास देन आइदर ऑफ द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इट्स मास इज गिवन इन किलोग्राम्स। The charge of the proton and electron are given in the units of the elementary charge, which is the charge of electron. राइट, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चार्ज को भी इलेक्ट्रॉन के ही हिसाब से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सॉरी न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। लोकेशन ऑफ द पार्टिकल रिफर्स टू वेयर दे आर टिपिकली फाउंड इन द एटम। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये सारी बातें एकदम सिंपल है, ये आप सभी को आई होप पता होगा। ये एटम और न्यूक्लियस का बेसिक चीज है, ठीक है। अब बात करते हैं किसी भी एलिमेंट के बारे में। जैसे बेटा अगर कोई भी एलिमेंट लिखा हुआ है इस तरीके से, Z उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है और A उसका मास नंबर कहलाता है। ये जो Z है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो Z का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, या यही हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, जो कि Z के बराबर होता है। तो इसका मतलब कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स है बेटा उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। फिर बात आती है सर मास नंबर। तो जो ऊपर लिखा था A, उसी को मास नंबर कहते हैं। और मास नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। किसी भी न्यूक्लियस में टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज नोन एज मास नंबर। ये बात ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज इक्वल टू मास नंबर, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर आपसे कभी भी कहा जाए कि भाई ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट में मेरे को बताओ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, तो दैट इज Z। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, दैट इज Z। आपसे कहें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है, तो दैट विल बी A माइनस Z, A माइनस Z। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कोई पूछेगा तो आप सीधे सीधे बोलेंगे A के बराबर। जितना मास नंबर होता है बेटा उतने ही नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, दैट इज A माइनस Z। यहीं से आया A माइनस Z, राइट। फिर बात आती है एटॉमिक मॉडल में। तो ये यही सारी बातें यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Z है, प्रोटॉन भी Z है, न्यूट्रॉन A माइनस Z होता है। फिर बात आई सर आइसोटोप क्या है। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है, उनको आइसोटोप कहा जाता है। यानी कि Z सेम है बट A डिफरेंट होता है इन सभी के लिए। जैसे हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं बेटा, 1H1 1H2 1H3, राइट। हाइड्रोजन में 3 आइसोटोप है, 1H1 1H2 1H3, राइट। इनको आइसोटोप कहा जाता है। इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम ड्यूटीरियम, इसका नाम ट्रिटियम। किसी भी आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेटा सेम होते हैं। यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 1 1, सभी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, सेम होते हैं। पढ़ो, इन न्यूक्लियर फिजिक्स आइसोटोप आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट दैट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियस बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर कितने हैं, 0। इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 1। इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 2 के बराबर। दिस मींस दैट आइसोटोप ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर
बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर जो है इनका वो डिफरेंट होता है। आइसोटोप बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं, स्टेबल आइसोटोप और अनस्टेबल आइसोटोप, जिसको रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी कहा जाता है। स्टेबल आइसोटोप्स आर दोज दैट आर नॉट रेडियो एक्टिव एंड डू नॉट डिके ओवर टाइम। स्टेबल वो होते हैं जो समय के साथ डिके नहीं होते हैं, उनमें रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। लेकिन जो आइसोटोप अनस्टेबल होता है बेटा, ठीक है, वो क्या करता है, वो खुद को स्टेबिलिटी गेन कराने के लिए रेडियो एक्टिविटी शो करता है, यानी कि वो कुछ अल्फा बीटा या गामा पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली इमिट करता रहता है और तब तक इमिट करता है जब तक वो स्टेबिलिटी को गेन ना कर ले। सो ऑन द अदर हैंड आर अनस्टेबल एंड विल इवेंचुअली डिके इनटू अदर एलिमेंट्स the emission of particles such as alpha beta particles और gamma radiations, right? ध्यान रखिएगा, अल्फा बीटा पार्टिकल्स होते हैं जबकि गामा क्या है, रेडिएशन है। आइसोटोप्स हैव वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग यूज इन द मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, तीनों में इसके बहुत प्रॉपर यूजेस हैं। मेडिसिन में आइसोटोप्स कैन बी यूज्ड इन इमेजिंग टेक्निक्स सच एज पीईटी स्कैन to help visualize the inside of the body. In agriculture, isotopes are used to study plant growth and soil chemistry. In industries, isotopes are used in a variety of application including production of electricity in the nuclear power plants and sterilization of the medical equipments। तो ये सारे आपको इसके एप्लीकेशंस बताए गए कि भाई आइसोटोप का क्या यूज है। फिर आते हैं बेटा आइसोबार्स। आइसोबार्स में इस बार क्या होगा, एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होगा लेकिन मास नंबर विल बी डिफरेंट इन दिस केस। तो आपसे कह रहे हैं आइसोबार्स आर द न्यूक्लाइड्स और एटम्स that have the same atomic mass number but different atomic numbers. This means that they have the same number of neutrons but different number of protons. इस बार नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो डिफरेंट है। आइसोबार्स आर देयरफॉर आइसोटोप्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। अलग अलग एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं। आइसोबार्स कैन बी यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द डिफरेंट न्यूक्लाइड्स because they have the same number of neutrons and therefore similar nuclear properties, but they have different number of protons and therefore different chemical properties। number of protons अलग अलग है इसलिए different chemical properties होती हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज हैं वो सेम पाई जाती हैं क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर सेम होते हैं। फिर बात आते हैं आइसोटोन्स के। आइसोटोन्स वो होते हैं जिनका Z भी डिफरेंट है, A भी डिफरेंट है, लेकिन उनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है वो, सॉरी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम है। यानी कि A माइनस जेड दोनों में अगर सेम है तो बेटा आइसोटोन कहा जाता है। कह रहे न्यूक्लियर फिजिक्स, आइसोटोन्स आर द न्यूक्लाइड्स that have the same number of neutrons but different number of protons. This means that isotones have the same atomic mass but different atomic numbers, right? तो यहां पर देखो साफ सीधी बात मैं आपको बता रहा हूं, A माइनस जेड की जो वैल्यू है वो सेम होती है आइसोटोन। Isotones are important in nuclear physics because they can help to understand the properties of nuclei, the forces that hold them together. They can also be used in various applications such as medical imaging and radiation therapy। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आइसोटोप होता है जिसमें Z सेम है और A डिफरेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। फिर होता है आइसोबार्स, यानी कि इस बार Z डिफरेंट है बट A सेम है। A सेम होने का मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम है, राइट। फिर आता है तुम्हारा आइसोटोन्स जिसमें A माइनस जेड सेम है, A भी अलग है Z भी अलग है बट A माइनस जेड दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज सेम, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इस बार जो है वो सेम होते हैं, राइट। ये होता है आइसोटोन। फिर बात आई सर रेडियो एक्टिविटी क्या है। देखो जो आइसोटोप स्टेबल है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्टेबल नहीं है वो अपने आप को तोड़ता है और टूट करके किसी स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। इसी फेनोमेना को करने के लिए वो अपने अंदर से अल्फा बीटा या गामा रेडिएशन एमिट करता है। इसी फेनोमेना को बेटा रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी सबसे पहली बात ये एक न्यूक्लियर फेनोमेना है, यानी कि न्यूक्लियस से होता है। स्पॉन्टेनियस एमिशन है, यानी कि सेल्फ अकरिंग प्रोसेस है, अपने आप होगा, ठीक है। अल्फा बीटा या गामा रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द atoms during their decay. Henry Becquerel discovered the phenomena of the radioactivity in 1896। 1896 में बेक्वेरेल साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने ही, मैडम क्यूरी का भी नाम यहाँ पर आता है, बेक्वेरेल ने डिस्कवर किया रेडियो एक्टिविटी को। फिर टाइप्स ऑफ रेडिएशंस आपसे कह रहे हैं। सबसे पहला होता है पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन जो कि अल्फा पार्टिकल्स है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं जो कि आपके बीटा पार्टिकल्स है, अनचार्ज्ड जो कि आपके गामा रेडिएशंस हैं, विच आर नेम्ड एज अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस रिस्पेक्टिवली। अल्फा बीटा पार्टिकल्स हैं बेटा और गामा जो है वो रेडिएशन है।
फिर यहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं, तो जो सब्सटेंसेस डिके होते हैं और खुद को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, वही हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं। सब्सटेंसेस दैट डिसइंटीग्रेट और डिके बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जैसे यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, एक्टियम, पोलोनियम, है ना, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। फिर नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या है भाई, जो नेचुरली अकरिंग हो, जैसे आपका यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, कार्बन 14 हो गया, ये सारे जो है वो नेचुरली अकरेंगे, अपने आप इनमें ये काम होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस है। 1903 में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंटली स्टडीज द नेचर ऑफ द रेडिएशंस एमिटेड बाय द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। रदरफोर्ड साहब ने इसका अपना स्टडी किया। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज और मास बता रहे हैं, जो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फिर हीलियम एटम्स की बात करते हैं। किसी भी हीलियम का जो फॉर्मूला है बेटा, हीलियम का जो न्यूक्लाइड है उसको हम लोग कुछ तरीके से लिखेंगे He2 4। यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A-Z वो भी 2 के ही बराबर है। तो यहाँ पर तीनों चीजें 2-2 के बराबर होती हैं। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर देख लो, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल में होते हैं बेटा, K शेल में होते हैं। फिर अगला है हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के अंदर क्या है, 1H1 लिखा जाता है हाइड्रोजन को, 1H1। इसके अंदर एक प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहां पर 0 है, क्योंकि A-Z करोगे 1 - 1 0, केवल एक प्रोटॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो K शेल में रिवॉल्व कर रहा होता है। फिर सोडियम की बात करो, सोडियम जो है उसको ऐसे लिखा जाता है Na11 और 23, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 23 - 11 है, यानी कि 12 के बराबर। तो इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं बेटा, 12 के बराबर है। इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन K शेल में है, 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो L शेल में है, और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन जो है वो M में होता है, यानी कि KLMN ऐसे होता है। ठीक है, इसमें कितने हैं, 2 हैं, इसमें कितने हैं, 8 हैं, टोटल कितने थे बेटा, 11। तो एक बचा, वो एक इसमें भरा गया M में, राइट। तो इनके पास अगर एक चीज और भी मैं आपको बताऊं, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा वो अनपेयर्ड भी रहा होगा, दैट विल बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। फिलहाल अल्फा पार्टिकल्स की बात करें, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। अल्फा पार्टिकल्स को अल्फा रेज या अल्फा रेडिएशन कह रहे हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स बाउंडेड टुगेदर इनटू पार्टिकल आइडेंटिकल टू हीलियम 4। तो जैसा हीलियम होता है ना बेटा, He24 होता है ना, इसके अंदर 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही न्यूट्रॉन्स है। अगर इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दो, डोनेट करवा दो, तो He++ बन जाएगा। अब इसके पास 2 ही प्रोटॉन्स बचे और 2 ही इसके पास क्या बचे, न्यूट्रॉन्स बचे, लेकिन इलेक्ट्रॉन गायब हो चुका है, राइट। तो इसी को, दैट इज एक्चुअली बिहेविंग लाइक अल्फा पार्टिकल, बिल्कुल इसी तरीके का हमारा अल्फा पार्टिकल होता है। अल्फा पार्टिकल इज बिहेविंग लाइक हीलियम न्यूक्लियस, राइट। फिर यहाँ प्रॉपर्टीज देखो बेटा, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उनकी स्पीड नियरली 10⁻7 मीटर पर सेकेंड होती है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से लगभग 10 गुना कम स्पीड है, बट फिर भी अच्छी खासी स्पीड है। मास इसका जो है वो 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, प्रोटॉन के मास का 4 गुना मास है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। सिमिलरली चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कोई बोले, दैट इज 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के चार्ज का 2 गुना चार्ज होता है, तो लिखा होगा चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है 2 टाइम्स दैट ऑफ द प्रोटॉन, वैल्यू लिखी हुई है। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है बेटा Q/m, तो इसका चार्ज हमें पता है, इसका मास पता है, दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो वैल्यू आएगी 4.79 इंटू 10⁻7 कूलम पर किलोग्राम। सर क्या ये रटना है, देखो याद कर सको तो ठीक है, अदरवाइज Q/m कर लेना, Q/m करना थोड़ा इजी रहेगा इसके लिए। पेनिट्रेशन पावर बेटा इसकी जो है वो कम होती है, पावर जो है इसकी 3 से 8 सेंटीमीटर इन एयर होती है। पेनिट्रेशन पावर इसकी 3 to 8 सेंटीमीटर इन एयर है, एयर में 3 से 8 सेंटीमीटर तक ये पेनिट्रेट कर सकता है। बायोलॉजिकल डैमेज इसका लेस होता है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड लेस डिफ्लेक्टेड। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स जो है वो लेस डिफ्लेक्टेड होते हैं, क्योंकि इनका मास कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। बीटा पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को ही हम लोग, ये फर्स्ट मूविंग नहीं है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को ही बेटा हम लोग, हाँ, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा पार्टिकल्स बोलते हैं। इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, β-10 ऐसे लिखो, β-10, या इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे लिख लो -1 तरीके से यहां पर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। द रेस्ट मास ऑफ द बीटा पार्टिकल, जो इलेक्ट्रॉन का है यार वही मास इसका भी होता है, चार्ज भी वही होता है, ठीक है, एंड इट्स चार्ज इज ऑल्सो
-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। स्पेसिफिक चार्ज की अगर बात करेंगे तो दैट विल बी क्यू बाई एम। बेटा क्यू बाई एम की जो वैल्यू होती है, ठीक है, बाई एम की वैल्यू जो है वो इतनी है यहाँ पर, ठीक है। स्पीड इसका आप देखो दैट इज 27 × 10⁻⁸, ठीक है, 0.7 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, लगभग लगभग लाइट के आसपास है। आयनाइजेशन पावर इसकी 100 टाइम्स होती है गामा के कंपैरिजन में। पेनिट्रेशन पावर इसकी लार्ज है। स्टॉपिंग सब्सटेंस लेड होता है, 1 mm थिक लेड ले आओ तो ये उसको स्टॉप कर लेगा। एल्यूमिनियम है तो 5 mm थिक होना चाहिए। बायोलॉजिकल डैमेज इसका जो है अल्फा के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। फिर आता है आपका गामा पार्टिकल्स। गामा रेडिएशंस आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइक एक्सरेज और लाइट, दे आर हाईली एनर्जेटिक। यानी कि गामा रेडिएशंस जो है वो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। पेनिट्रेशन पावर भी कंपैरेटिवली इनकी ज्यादा है। स्पीड की वैल्यू देखो एग्जैक्टली लाइट की स्पीड के आसपास है, यानी सबसे कम स्पीड किसकी हमको मिली, अल्फा की, उससे ज्यादा बीटा की, सबसे ज्यादा किसकी है, वो गामा की है, बिल्कुल लाइट की स्पीड के बराबर। रेस्ट मास इसका कोई नहीं है। चार्ज अगर मैं इसका देखूं तो चार्ज नहीं है, देयर इज नो चार्ज। चार्ज वेवलेंथ 10⁻⁻4 mm के आसपास है। पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। स्टॉपिंग सब्सटेंस आयरन है, 30 सेंटीमीटर मोटा थिक आयरन रखोगे तब जाकर के रुकेगा। कंक्रीट अगर है तो फ्यू मीटर्स तक पेनिट्रेट कर सकता है। बायोलॉजिकल डैमेज, इट कैन कॉज इमेंस बायोलॉजिकल डैमेज एज इट कैन पास थ्रू ह्यूमन बॉडी इजिली। इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अनडिफ्लेक्टेड, क्योंकि ये न्यूट्रल है भाई, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं है। जबकि बीटा पार्टिकल्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव ज्यादा होता है क्योंकि वो हल्का होता है, ठीक है। और बायोलॉजिकल इफेक्ट यार इसमें ज्यादा है, क्यों, क्योंकि पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है। ह्यूमन बॉडी को तो पूरा पेनिट्रेट करके निकल सकता है, ठीक है। तो किसी इंसान की डेथ भी हो सकती है अगर उसके ऊपर गामा रेडिएशन इंसिडेंट कराई जाए तो। सोर्सेज ऑफ द हार्मफुल रेडिएशंस है, ऑब्वियस है। तो कह रहे हैं मेन सोर्स क्या है भैया, सबसे पहला है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो निकलता है, न्यूक्लियर वेस्ट से, लेबोरेटरी और मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर से, या जहां पर कॉस्मिक रेडिएशंस या एक्सरेज का यूज हो रहा है, तो ये जो रेडिएशंस हैं वो ह्यूमन के लिए हार्मफुल होती हैं, ठीक है। फिर आपसे कह रहे हैं बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन 3 तरीके का है। ये क्या है, जेनेटिक इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, ल्यूकेमिया और कैंसर हो सकता है, डायरिया, सोर थ्रोट, लॉस ऑफ हेयर, नौसिया, इस तरीके के बायोलॉजिकल इफेक्ट्स, डैमेज हम लोग के ऊपर हो सकता है इन रेडिएशंस की वजह से। फिर बात आई सर न्यूक्लियर फिजन क्या है। जब कोई भी एक न्यूक्लियस टूट करके कुछ छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी, उसी को न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। और इस फेनोमेना में बेटा काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट होती है। न्यूक्लियर फिजन इज द फेनोमेना इन विच अ लार्ज न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल न्यूक्लियाई ऑफ रफली इक्वल साइज, द बम्बार्डमेंट ऑफ द स्लो न्यूट्रॉन्स। यानी कि एक बड़े से न्यूक्लियस पर जब हम लोग स्लो यानी कि लेस काइनेटिक एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डिंग कराएंगे तो बड़ा न्यूक्लियस टूटकर छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। अ वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज जनरेटेड इन ईच फिजन रिएक्शन। बेटा 1 मेगा या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हो रही है। फिर फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब है दो या दो से ज्यादा छोटे न्यूक्लियस जुड़कर अगर एक बड़ा न्यूक्लियस तैयार कर लें तो उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं बेटा। न्यूक्लियर फ्यूजन में एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट होती है, मतलब न्यूक्लियर फिजन से भी कई गुना ज्यादा न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी रिलीज होती है। और इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि इसको हम लोग तो कर भी नहीं सकते, मतलब ह्यूमंस के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है। ये काम सन में होता है, सोचो सन करोड़ों अरबों साल से एनर्जी दे रहा है और अभी आगे करोड़ों साल तक एनर्जी देता रहेगा। तो उसके अंदर जो फेनोमेना होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है। हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जबकि एटम बम जो होता है वो आपका न्यूक्लियर फिजन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। इस पॉइंट को भी आप अपने दिमाग में रख सकते हो। ये रहा ये पूरा का पूरा चैप्टर का एक क्विक समरी आप लोगों के लिए। माइंड मैप सीरीज उम्मीद करता हूँ बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। ये माइंड मैप सीरीज का आखिरी लेक्चर है। हमारी और आपकी मुलाकात अब माइंड मैप सीरीज में नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ इस पूरी माइंड मैप सीरीज ने आपकी काफी हेल्प किया होगा। सभी लोग अपना अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा और बोर्ड एग्जाम से पहले जरूर माइंड मैप का हर एक लेक्चर बेटा रिवाइज करना। आप ही के लिए बनाया है, आप ही के लिए मेहनत किया है, ठीक है। और कम से कम समय में बनाने की कोशिश किया है। ये लेक्चर भी लगभग 25 मिनट में बना है। ये कम से कम ड्यूरेशन इसीलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग फाइनल एग्जाम से पहले जब चाहें, एक दिन पहले भी चाहें, तो सारे चैप्टर्स को आप रिवाइज कर पाए, राइट। मिलेंगे किसी और सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।
गॉड ब्लेस। सभी लोग कमेंट करके बताना ये सीरीज आप सभी के लिए कैसी रही।